हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम हमारे चैप्टर विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे थे मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के बारे में। वह हमने सीखा था कि कैसे अगर किसी तत्व का मानक अपचयन विभव उच्च होगा यानी अधिक होगा तो उसका अपचयन आसानी से होगा, और अगर किसी तत्व का मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा तो उसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा। आज हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, हमारे पास कुछ तत्वों के ई नॉट के मान दे रखे हैं और हमें इस ई नॉट के मान को इस्तेमाल करके यूज करके बताना है कि इनमें से कौन सबसे प्रबल अपचायक होगा और कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है और अपचायक किसे कहा जाता है। तो अगर हम देखें और सीखें कि ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहा जाता है, तो अगर हम ऑक्सीकारक की बात करें तो ऑक्सीकारक वो पदार्थ होता है जिसका खुद का अपचयन होता है, जिसका खुद का अपचयन होता है। और अगर हम अपचायक की बात करें तो अपचायक वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है। ऐसा पदार्थ जिसका खुद का तो अपचयन हो और वो सामने वाले का ऑक्सीकरण कराए उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है। और इसी तरीके से ऐसा पदार्थ जिसका खुद का तो ऑक्सीकरण हो रहा हो और वो सामने वाले का क्या करा रहा हो? अपचयन करा रहा हो, उसको क्या कहा जाता है? अपचायक कहा जाता है। मतलब जो सामने वाले का ऑक्सीकरण कराएगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे और जो सामने वाले का अपचयन कराएगा उसको अपचायक कहेंगे। तो जो सामने वाले का ऑक्सीकरण कराता है उसका खुद का अपचयन होता है और जो सामने वाले का अपचयन कराता है उसका खुद का ऑक्सीकरण होता है। तो हम दो बात अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकारक का खुद का अपचयन होता है जबकि अपचायक का खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो अगर हमें ये बात चेक करनी है, हमारे पास लिस्ट है, कुछ तत्व हमें दे रखे हैं और उन तत्वों में से हमको ये चेक करना है कि इनमें से कौन प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किसका अपचयन आसानी से हो जाता है। जिसका अपचयन आसानी से हो जाएगा या जल्दी हो जाएगा वो अच्छा ऑक्सीकारक कहलाएगा, और इसी तरीके से जिसका ऑक्सीकरण जल्दी या आसानी से हो जाएगा वो अच्छा अपचायक कहलाएगा। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे दोनों ही चीज पूछी गई है, हमसे अपचायक के बारे में भी पूछा गया है और ऑक्सीकारक के बारे में भी पूछा गया है। तो पहले हम ऑक्सीकारक के बारे में पता लगाएंगे। ऑक्सीकारक जो सामने वाले का ऑक्सीकरण कराता है जिसका खुद का अपचयन होता है। तो अगर हमें ऑक्सीकारक के बारे में पता लगाना है, हमें चेक करना है कि इस दी गई लिस्ट के अंदर से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि किसका अपचयन आसानी से हो जाता है। और अपचयन आसानी से उसका होता है जिसके SRP यानी मानक अपचयन विभव का मान उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मैग्नीशियम +2 या के लिए जिंक +2, Na+2 और Fe+3 तीनों के लिए ई नॉट के मान दे रखे हैं। ई नॉट का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव भी हो सकता है और मानक ऑक्सीकरण विभव भी हो सकता है। तो अगर किसी ने सिर्फ ई नॉट दे रखा है तो ई नॉट का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव
ऑक्सीकारक भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर खुद से ये लिख करके नहीं आता है कि यह मानक ऑक्सीकरण विभव है, तो हम हमेशा हमेशा E0 के मान को मानक अपचयन विभव का मान ही मानेंगे। अगर लिख रखा है कि यह मानक अपचयन विभव का मान है तो इसको मानना ही मानक अपचयन विभव का मान है, और अगर नहीं भी लिख रखा है और सिर्फ E0 दे रखा है तो सिर्फ E0 के मान को भी हम क्या मानेंगे, SRP का मान यानी मानक अपचयन विभव का मान मानेंगे। तो हमारे पास ये जो E0 का मान है मानक अपचयन विभव का मान है। इनमें से जिसके मानक अपचयन विभव का मान यानी SRP का मान अधिक धनात्मक होगा उसका अपचयन जल्दी होगा, और जिसका खुद का अपचयन जल्दी होगा वो सामने वाले का ऑक्सीकरण जल्दी कराएगा, और जो सामने वाले का ऑक्सीकरण जल्दी कराता है उसे ही अच्छा ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अगर हम इस लिस्ट के अंदर चेक करें तो Fe+3 के लिए SRP का मान सबसे अधिक धनात्मक है जो कि है -0.04। तो अगर हमें यहां बताना है कि इनमें से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, तो इनमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा Fe+3। ठीक, अब अगर हमें चेक करना है कि इनमें से सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा, तो जैसे ऑक्सीकारक के लिए SRP का मान यानी मानक अपचयन विभव का मान चेक किया जाता है, उसी तरीके से अपचायक के लिए SOP का मान यानी मानक ऑक्सीकरण विभव का मान चेक किया जाएगा। ये सारे मान हमें SRP के दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इन सारे मानों को SOP के अंदर परिवर्तित करेंगे। तो अगर हमें इन SRP के मान को SOP के मान में परिवर्तित करना है तो सिंपल सिर्फ हमें यह फॉर्मूला ध्यान रखना है कि SOP का मान बराबर होता है माइनस ऑफ SRP के मान के। तो अगर हम इसके लिए SRP के मान को SOP के मान में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, सभी माइनस को प्लस के अंदर चेंज करना है। तो जैसे हम सभी माइनस को प्लस के अंदर चेंज कर देंगे तो ये सारे के सारे मान SRP के मान से SOP के मान में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इनमें से जिसके SOP का मान सबसे अधिक धनात्मक होगा उसका ऑक्सीकरण जल्दी होगा, आसानी से होगा, और जिसका ऑक्सीकरण आसानी से या जल्दी होता है वो सामने वाले का अपचयन जल्दी कराएगा, और जो सामने वाले का अपचयन जल्दी कराएगा वही सबसे प्रबल अपचायक कहलाएगा। तो इनके अंदर अगर हम चेक करें तो सबसे ज्यादा धनात्मक SOP का मान मैग्नीशियम के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे प्रबल अपचायक जो होगा मैग्नीशियम होगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं और इस तरीके से हम SRP और SOP के मानों को यूज करते हैं और पता लगाते हैं कि किस तत्व का अपचयन जल्दी होगा और किस तत्व का ऑक्सीकरण जल्दी होगा, कौन सा तत्व सबसे अधिक या प्रबल अपचायक बनेगा और कौन सा तत्व सबसे प्रबल ऑक्सीकारक बनेगा। बात आती है समझ के अंदर। हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन व EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल और गिब्स मुक्त ऊर्जा के अंदर परिवर्तन। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम डेल्टा G से डिनोट करते हैं। किसी तंत्र के पास बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं लेकिन वो तंत्र उन सभी ऊर्जाओं को कार्य करने के अंदर उपयोग में नहीं ले सकता। जैसे आप अपने खुद का एग्जांपल लीजिए, आपके शरीर में या हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं लेकिन हमारे शरीर की कुल ऊर्जा को हम कार्य करने के अंदर उपयोग में नहीं ले सकते हैं। कुछ ऊर्जा हमारे शरीर के आंतरिक कार्यों को करने के लिए भी उपयोग में आती है। तो हम अगर हमारे शरीर कोई तंत्र मान लें तो हम इस तंत्र की कुल ऊर्जा को कार्य करने के अंदर उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो तंत्र की ऊर्जा का वह मान जो कार्य करने में उपयोग लिया जा सकता है उसे ही हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। किसी भी तंत्र या निकाय की वह ऊर्जा जो कार्य करने में उपयोग में ली जा सकती है उसे ही हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को ही हम मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को ही हम डेल्टा G से लिखते हैं। यहां पर हमें दो केस ध्यान रखने। अगर स्वतः प्रक्रम होगा तो स्वतः प्रक्रम के लिए
डेल्टा जी ऋणात्मक आता है और अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी धनात्मक आता है। अब हम चलते हैं हमारे सेल के ऊपर। हमारे पास कोई बैटरी या सेल है, ये सेल हमें कुल कितना कार्य करके देगा, यानी कुल कितना विद्युत कार्य करेगा। ये सेल कुल कितना विद्युत कार्य करेगा, यानी कितना इलेक्ट्रिक वर्क करेगा, जिसको हम W से लिखते हैं। ये डिपेंड करता है इसके अंदर कितना आवेश है और इस सेल के EMF के ऊपर। अगर हमें किसी भी सेल के विद्युत कार्य का मान ज्ञात करना है तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, किसी भी सेल का विद्युत कार्य Q इंटू EMF के बराबर होता है। बात आती है समझ के अंदर। ये जो Q है ये है आवेश, और अगर हम सेल की बात करें या किसी बैटरी की बात करें तो सेल के अंदर या किसी बैटरी के अंदर जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं या किसी भी सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर कुल कितना आवेश है वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसके अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश निकालना चाहें तो वो बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कूलाम के बराबर। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, और अगर हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की गणना करनी है, उसका कैलकुलेशन करना है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 96487, और इसी को हम अप्रोक्स 96500 कूलाम मानते हैं, और इसी 96500 को हम 1 फैराडे लेके चलते हैं। इसका मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे चार्ज होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताओ कितना चार्ज होगा, 2 फैराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताओ कितना चार्ज होगा, 3 फैराडे। उसी तरीके से n मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, n मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर n फैराडे चार्ज होगा। बैटरी के अंदर अलग अलग बैटरी है। जो हम विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं तो विद्युत रासायनिक सेल हम अलग अलग तत्वों को यूज करके बना सकते हैं, और अगर हम अलग अलग तत्वों को यूज करके बना सकते हैं तो उसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान भी अलग अलग होंगे। तो अगर हम मान लें इन जनरल कि n इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी n इलेक्ट्रॉन एनोड से मुक्त हो रहे हैं और n इलेक्ट्रॉन ही कैथोड के ऊपर ग्रहण हो रहे हैं, तो उस पूरी सेल के अंदर, उस पूरे विद्युत रासायनिक सेल के अंदर n मोल चार्ज उत्पन्न होगा, और n मोल इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज ही कितना होता है, NF होता है। तो इसी वैल्यू को अगर हम चार्ज की जगह रखें तो जो हमारे पास W का फाइनल फॉर्मूला बनेगा, यानी विद्युत कार्य का फाइनल फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा NF EMF, और EMF को हम क्या लिख सकते हैं, E सेल लिख सकते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क यानी विद्युत कार्य का फॉर्मूला है कि कितना विद्युत कार्य कुल ये बैटरी या कोई भी सेल कर सकता है, उसको हम W से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू NFE सेल। अब हमें आगे 2 बात ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि अगर हमारा तंत्र खुद से कार्य करता है तो उसके कार्य को हम ऋणात्मक लेकर के चलते हैं, और अगर हमारा हम तंत्र के ऊपर कार्य करते हैं तो उसके कार्य को हम धनात्मक लेके चलते हैं। अगर हम तंत्र की बात करें, यानी हमारे सिस्टम की बात करें, तो अगर मैं तंत्र पर कार्य करता हूं तो तंत्र के लिए यह कार्य धनात्मक होगा, और अगर तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है
और अगर तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है तो ये तंत्र के लिए ऋणात्मक होगा। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर तंत्र के ऊपर कार्य किया जाता है तो उस कार्य को धनात्मक मानते हैं, और अगर तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है तो उस कार्य को ऋणात्मक मानते हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो डेल्टा जी किसी भी तंत्र की वो ऊर्जा होती है जो वो कार्य करने के अंदर उपयोग में ले सकता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी किसी भी निकाय या किसी भी तंत्र की वो ऊर्जा होती है जो तंत्र काम करने में उपयोग में ले सकता है। और ये बैटरी या ये सेल जो भी विद्युत कार्य कर रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? W के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम सेल की बात करें या बैटरी की बात करें तो जो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा जी होगा वो W के बराबर होगा। सिंस यहां पर जो भी सेल के अंदर विद्युत रासायनिक सेल के अंदर जो भी सेल अभिक्रियाएं होती हैं वो स्वतः अभिक्रियाएं होती हैं, और एक स्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी ऋणात्मक होता है। तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा डेल्टा जी का वो आएगा माइनस ऑफ W। डेल्टा जी किसी भी तंत्र की वह ऊर्जा जो वो कार्य करने में उपयोग में ले सकता है। हमने तंत्र बैटरी यानी विद्युत रासायनिक सेल को माना है, हमारे विद्युत रासायनिक सेल को माना है, और विद्युत रासायनिक से कुल कितना कार्य करता है? वो कुल विद्युत कार्य करता है जिसको W से लिखते हैं। तो डेल्टा जी W के बराबर होगा। फिर हमने देखा कि विद्युत रासायनिक सेल के अंदर जो भी सेल अभिक्रियाएं होती हैं वो स्वतः रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, और एक स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी ऋणात्मक होता है। तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस W। अगर हम W यानी विद्युत कार्य के मान को यानी NFE सेल के मान को यहां पर रखते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस NFE सेल, जहां पर N क्या है? N है विद्युत रासायनिक सेल के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर त्यागे गए और कितने इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर ग्रहण कर गए। F हमारा फैराडे नियतांक है, और E सेल को बोलते हैं किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल। अगर हम इसी को मानक अवस्था के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, यानी अगर हम फिक्स कर दें कि तापमान तो कितना होगा 298 केल्विन, प्रेशर कितना होगा 1 बार, और अगर सेल के अंदर हमने जो भी सेल अभिक्रियाएं जो भी तत्व लिए उनकी सांद्रता कितनी होगी? उनकी सांद्रता 1 मोलार होगी। तो अगर हम इस कंडीशन के ऊपर डेल्टा जी का मान निकालते हैं तो उसको हम बोलेंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, जिसको हम डेल्टा जी नोट से लिखेंगे, जो कि बराबर होगी माइनस NFE नोट सेल के बराबर। ई सेल का विद्युत वाहक बल, E नॉट सेल मानक अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं जो हमें नर्स समीकरण को समझने में मदद करेंगे। पहला डेल्टा जी किसके बराबर होता है? माइनस NFE सेल के बराबर, और दूसरा डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है? माइनस NFE नोट सेल के बराबर होता है। चलो इसी के अंदर हम आगे डिस्कस करते हैं। साम्यावस्था पर हमें यह ध्यान रखना है, साम्यावस्था पर किसी भी सेल के E सेल का मान 0 हो जाता है, और जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NFE सेल, तो यहां पर हम 3 कंडीशन ले सकते हैं। पहली कंडीशन, हमारा जो E सेल है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा E सेल है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है। और तीसरी कंडीशन, हमारा E सेल जो है वो 0 के बराबर है। 3 कंडीशन है। पहला,
ई सेल का मान 0 से छोटा यानी धनात्मक नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन, ई सेल का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक पॉजिटिव है। और तीसरी कंडीशन, ई सेल का मान 0 के बराबर है। तो अगर ई सेल का मान 0 से छोटा होगा यानी ऋणात्मक होगा, तो अगर ई सेल का मान ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक ओवरऑल डेल्टा जी को क्या कर देंगे, धनात्मक कर देंगे। और अगर डेल्टा जी धनात्मक हो जाएगा तो हमने सीखा है कि अगर डेल्टा जी धनात्मक होगा तो हमारा प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः प्रक्रम होगा। तो अगर डेल्टा जी धनात्मक है तो जो सेल अभिक्रिया होगी, सेल अभिक्रिया अस्वतः होगी। उसी तरीके से अगर हम ई सेल के मान को 0 से बड़ा रखते हैं यानी धनात्मक रखते हैं, तो अगर हम ई सेल के मान को धनात्मक रखते हैं तो ई सेल का मान धनात्मक और यहां पर ऋणात्मक, तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा और डेल्टा जी का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तो जो सेल अभिक्रिया होगी वो स्वतः होगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो सेल अभिक्रिया होगी वह स्वतः अभिक्रिया होगी। तीसरी कंडीशन, ई सेल के मान को 0 रखते हैं, तो अगर हम ई सेल के मान को 0 रख देंगे तो ये ओवरऑल आंसर 0 आएगा, तो डेल्टा जी 0 के बराबर आ जाएगा। और डेल्टा जी 0 के बराबर आता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है। तो यहाँ ई सेल के या डेल्टा जी के फॉर्मूले से हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर किसी भी सेल का ई सेल, किसी भी सेल का ई सेल का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक आता है तो उसकी सेल अभिक्रिया अस्वतः होगी। अगर किसी भी सेल के ई सेल का मान धनात्मक आता है तो उसकी सेल अभिक्रिया स्वतः होगी। और अगर ई सेल का मान 0 आ जाता है तो सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था के ऊपर होगी। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नष्ट समीकरण पढ़ेंगे। तब के लिए आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।